हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बच्चों, आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है, तो आपकी पढ़ाई को और अधिक बेहतरीन बनाने के लिए मैं लेकर आया हूँ एक और शानदार क्लास। और बच्चों, आज की शानदार क्लास में हम आपको बताने वाले हैं गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्न। और बच्चों, ये आपके एग्ज़ाम में जो गद्यांश आते हैं उनमें आप कुल 5 प्रश्न रहते हैं, यानी कि 5 गुणे 2, यानी कि एक एक प्रश्न का, यानी जो एक एक प्रश्न होता है वो आपका 2-2 नंबर का होता है। ठीक, तो यानी कि आपको गद्यांश से पूरी की पूरी 10 अंक मिलेंगे। ठीक, उसके बाद जो आपका पद्यांश होगा बच्चों, उसमें भी आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी 10 अंक क्या है, निर्धारित है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर आप इस पूरी वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेंगे बच्चों, तो ये आपका जो 20 नंबर आता है वो आपका फिक्स रहेगा। ठीक, तो आइए बच्चों, बिना देर के हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले बच्चों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि बच्चों मेरी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए बच्चों, देखते हैं। देखिए बच्चों, आप में जो तीसरा प्रश्न दिया रहता है पेपर में, होता है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, तो आपको करना क्या है बच्चों, देखिए आपको थोड़ा सा टाइम निकाल करके आपको इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बच्चों अगर आप इस गद्यांश को अच्छे से रीड करेंगे तो तभी आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। ठीक, तो देखिए इसमें लिखा है कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो, देखिए पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव, यानी कि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है, असंभव है। और पृथ्वी और जन, देखिए पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही, दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। ठीक, देखिए उसके बाद जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि को संज्ञा प्राप्त करती है और पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी की क्या है, पुत्र। देखिए यहाँ जन, जन मतलब क्या होता है, व्यक्ति। जो व्यक्ति हैं न, सच्चे अर्थों में वह पृथ्वी की क्या है, पुत्र हैं। ठीक, तो देखिए बच्चों, इस गद्यांश को आपको अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है। उसके बाद देखिए इससे रिलेटेड आपसे जो पहला प्रश्न पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक, देखिए उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। और उसके बाद देखिए दूसरा जो प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक, तो यानी कि जो रेखांकित अंश हैं उनकी क्या करना है, व्याख्या करना है। तो देखते हैं बच्चों, देखिए आपको उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। ठीक, तो जब आप इस गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों, तो हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि देखिए आप कोई भी गद्यांश जब पढ़िएगा तो उसमें हमने बताया था कि गद्यांश को पहचानने की ट्रिक। ठीक, उसमें हमने कहा कि आपको या तो राष्ट्र मिल जाएगा या तो मातृभूमि मिल जाएगी। ठीक, जब आपको ऐसे शब्द मिल जाए बच्चों, तो आप जान लीजिएगा कि ये जो हमारा गद्यांश है वह किससे है, राष्ट्र का स्वरूप। ठीक, तो देखिए इसमें आपको लिखना क्या है बच्चों, गद्यांश का शीर्षक लिखना है। तो गद्यांश का शीर्षक आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए बच्चों आपको गद्यांश का शीर्षक लिखना है। तो गद्यांश में शीर्षक में क्या लिखेंगे बच्चों, आपको लिखना है राष्ट्र न, राष्ट्र का स्वरूप। ठीक, यानी कि जो गद्यांश लिया गया है वो किससे लिया गया बच्चों, राष्ट्र का स्वरूप। ठीक, और उसके बाद देखिए लेखक का नाम लिखना है आपको। तो इसके जो लेखक हैं कौन हैं, देखिए इसके जो लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक, तो देखिए
गद्यांश का आपको शीर्षक लिखना है तो क्या हो जाएगा बच्चों, राष्ट्र का स्वरूप हो जाएगा। और लेखक का आपको नाम लिखना है तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है, डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल। ठीक, तो देखिए बच्चों इसमें आपसे कह रहा था कि देखिए इसमें आपसे कह रहा था कि पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में क्या है, पृथ्वी के पुत्र हैं। ठीक, तो आपको बच्चों इसका क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो आपको इसमें लिखना है, देखिए इसमें आपको लिखना है कि जिस प्रकार माता हमें क्या करती है, जन्म देती है, जिस तरह माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। यानी कि जिस प्रकार जो माता हमें क्या करती है, जन्म देती है, ठीक, पालन पोषण करती है हमारा और हमें प्रेम करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है और इसकी धूल में हम खेलकर बड़े होते हैं। यानी इसकी धूल में खेल करके हम क्या होते हैं, बड़े होते हैं और इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के ही समान है। यानी कि जो पृथ्वी है और हमारी जो माँ है वह क्या है, एक समान है, हमारा पालन पोषण करती है। जो पृथ्वी हमारा पालन पोषण करती है, अतः पृथ्वी एक माता की क्या है, समान है। अर्थात जो पृथ्वी एक माता की समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का क्या है, पुत्र है। यानी कि देखिए मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का ही क्या है, पुत्र है। ठीक, तो आपको बच्चों क्या करना है, रेखांकित अंश में इतना ही क्या करना है, लिखना है। ठीक, उसके बाद देखिए आपसे इसमें अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि देखिए तीसरा कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। ठीक, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है तो आपको लिखना है, देखिए इसमें आप जब ढूंढेंगे बच्चों तो लिखा है ना कि देखिए पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो। यदि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है, असंभव है। तो कहने का मतलब यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक क्या करना है, लिख देना है। तो देखिए हमने लिखा है पहले से बच्चों कि देखिए आपको लिखना है इसमें कि यदि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है, असंभव है। ठीक, देखिए यदि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है, असंभव है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है बच्चों इसमें दिया है कि पृथ्वी और जन, देखिए पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। ठीक, तो आपको लिखना है, देखिए पृथ्वी और जन दोनों मिलकर के राष्ट्र के स्वरूप को क्या करते हैं, संपादित करते हैं या राष्ट्र के स्वरूप को क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक, तो आपको इतना लिखना है कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर के राष्ट्र के स्वरूप को क्या करते हैं, संपादित करते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न इसमें जो आपसे पूछ रहा था कि पृथ्वी कब मातृभूमि को संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी कब मातृभूमि को क्या करती है बच्चों, संज्ञा प्राप्त करती है। तो आपको लिखना है कि देखिए पृथ्वी मातृभूमि संज्ञा जन यानी मनुष्य के कारण ही क्या करती है, प्राप्त करती है। ठीक, यानी कि जो पृथ्वी है मातृभूमि संज्ञा है, जन यानी मनुष्य के कारण ही क्या करती है, संज्ञा प्राप्त करती है। चाहे ऐसे भी आप लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए कि पृथ्वी मातृभूमि संज्ञा जन यानी मनुष्य के कारण ही क्या करती है, प्राप्त करती है। तो ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा, पूरा गद्यांश हो जाएगा। ठीक, अगर बच्चों आप इन सभी प्रश्नों के आप उत्तर दे देते हैं तो आपका 10 अंक कहीं नहीं जाएगा। यानी कि आपको आसानी से ये 10 अंक क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक, तो देखिए इसे में अथवा करके एक और दिया रहता है बच्चों, तो ये आपका क्या रहा, गद्यांश रहा। ठीक, उसके बाद देखिए चौथा नंबर आपका जो होता है आपका पद्यांश। ठीक, तो एक पद्यांश हमने लिया है बच्चों, वो भी आपका आया हुआ पद्यांश और इम्पोर्टेंट भी है। आप इस पद्यांश को जो मैं बताने जा रहा हूँ आप उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। ठीक, तो आइए बच्चों देखते हैं। देखिए बच्चों उसके बाद जो आपका चौथा होता है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, इसमें भी बच्चों 5 यानी कि 5 प्रश्न होते हैं, तो ये प्रत्येक अंक 2-2 अंक के होते हैं। ठीक, और कुल मिला के आपको इससे 10 अंक मिलता है। ठीक, तो बच्चों ये पद्यांश दिया है आपका, इसको आप देख लीजिए, इसको स्वयं से आप हल करिएगा। इसके बाद देखिए अथवा करके दिया है ना, अथवा करके इसके बाद वाला जो पद्यांश है मैं इसको हल करवाता हूँ। देखिए बच्चों अथवा करके आपका ये दिया था कि सावधान मनुष्य, देखिए
सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक तस्कर मोह स्मृति के पार। ठीक, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान। ठीक, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। ठीक, खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार और काट लेगा अंग, तीखी है या बड़ी धार। ठीक, तो देखिए आपका ये बच्चों क्या है, पद्यांश है, और ये ऐसा पद्यांश है बच्चों, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देख लीजिए, या ऐसा कोई भी साल नहीं होगा जिस साल आपका यह पद्यांश एग्जाम में ना पूछा गया हो। ठीक, तो देखिए आपसे इसमें पूछ रहा है कि पहला कि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ठीक, और दूसरा बच्चों है कि विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है। ठीक, और जो तीसरा प्रश्न इसमें दिया है कि कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतावनी दी है। ठीक, और उसके बाद चौथा है मनुष्य को अज्ञान शिशु क्यों कहा गया है, और जो अगला है बच्चों रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। ठीक, तो देखिए एक एक करके मैं आपको प्रश्नों को बताता हूँ, तो आप इसे अच्छे से देखिएगा बच्चों, और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा एग्जाम से जाने से पहले ही। ठीक, एग्जाम में तो देखिए बच्चों आपसे पूछ रहा है कि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो देखिए आपको लिखना है सबसे पहले, जो आप गद्यांश लिख रहे हो तो पहले आप यहाँ लिख दीजिएगा सावधान मनुष्य, फिर डैश डैश करके बड़ी है या धार, यानी कि सबसे नीचे देखिए आपको यहाँ से सावधान मनुष्य से लेकर के इतना लिखना है, फिर डैश डैश करके आपको यहाँ नीचे लिख देना है बड़ी या धार। ठीक, तो देखिए यही चीज हमने इसमें भी लिखा है, और पहला पूछ रहा था कि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ठीक, तो आपको लिखना है पहले में कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का शीर्षक, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का जो क्या है शीर्षक है वो किससे लिया गया बच्चों, अभिनव मनुष्य, यानी कि ये जो देखिए इसमें जो ये आपका पद्यांश है ये किससे लिया गया है, ये लिया गया है अभिनव मनुष्य, और इसके रचयिता कौन है बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक, तो आपका ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें आपसे दूसरा प्रश्न पूछ रहा था कि विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है। ठीक, तो देखिए सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तो तलवार, तो आपको इसमें लिखना है कि देखिए अपने से आपको लिखना है कि कवि ने मनुष्य को तलवार इसलिए कहा है कि यह किसी भी समय मनुष्य के लिए क्या हो सकता है, विनाशकारी, यानी कि जो विज्ञान है यानी कि उसे तलवार इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चों देखिए आप पढ़े भी होंगे कि विज्ञान जो है वरदान भी है और क्या है, अभिश्राप भी है। ठीक, तो वही कह रहे हैं कि विज्ञान को तलवार इसलिए कहा है कि यह किसी भी समय मनुष्य के लिए क्या हो सकता है, विनाशकारी हो सकता है। ठीक, तो आपको इतना बच्चों क्या करना है, लिखना है। देखिए ये तो आपका दूसरा प्रश्न हो गया। उसके बाद देखिए इसी में तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतावनी दी। कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतावनी दी, यानी कि विज्ञान के युग में जो मानव रह रहे हैं मतलब उनको, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर ने यानी क्या चेतावनी दी है। ठीक, तो आपको बच्चों इसमें लिखना है, देखिए आपको लिखना है कि कवि मनुष्य को सावधान करते हुए कहता है कि हे मानव तो जिस विज्ञान रूपी तीक्ष्ण घर वाली देखिए हे मानव तो जिस विज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से खेल रहा है, यानी कि जिस तीक्ष्ण मतलब तेज धार वाली तलवार से क्या कर रहा है, खेल रहा है, या तुम्हारे लिए हिंसक यानी कह लें कि घातक हो सकती है। ठीक, तो आपको इस इतना लिखना है किस प्रश्न बच्चों कि कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतावनी दी है। ठीक, तो आपको तीसरे प्रश्न में इतना क्या करना है, लिखना है। उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है बच्चों इसमें है कि चौथा मनुष्य को अज्ञान शिशु क्यों कहा गया है, यानी कि जो मनुष्य है ना उसे अज्ञान शिशु क्यों कहा गया है। तो आपको इसमें लिखना है कि देखिए आपको इसमें लिखना है बच्चों कि विज्ञान का प्रयोग करने के संबंध में ना, विज्ञान का प्रयोग करने के संबंध में मानव की क्रियाओं
और उपयोग की पद्धति को देख करके, पद्धति को देख करके उसे शिशु समान कहा गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि विज्ञान का प्रयोग करने के संबंध में मानव की क्रियाओं और उसका जो उपयोग की पद्धति को देख करके उसे शिशु समान कहा गया है। ठीक, तो आपको बच्चों इतना क्या करना है, लिखना है। उसके बाद देखिए इसमें आपका जो अंतिम प्रश्न है 5वां कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक, तो देखिए इसमें रेखांकित अंश की जो व्याख्या है इसमें दिया है, देखिए इसमें क्या है कि खेल सकता तो नहीं ले हाथ में तलवार, ठीक, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी आधार। ठीक, तो आपको इसका क्या करना है, व्याख्या करना है। तो आपको व्याख्या में क्या लिखना है बच्चों, देखिए आपको व्याख्या में लिखना है, देखिए आपको सबसे पहले बच्चों क्या करना है कि जब भी व्याख्या कीजिएगा तो आप लिख लीजिएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक, तो आपको इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है कि कवि दिनकर जी कहते हैं, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि इस विज्ञान रूपी तलवार की धार, यानी कि ये जो विज्ञान रूपी क्या है, तलवार की धार है, बहुत ही पैनी है, मतलब क्या है, तेज है। यानी कि इसकी जो धार है वो बहुत अधिक क्या है, पैनी है अर्थात तेज है। और अज्ञानी होने के कारण तो विज्ञान की इस तलवार को हाथ में लेकर के खेलने में सक्षम नहीं है। यानी कि जो विज्ञान है, विज्ञान की इस तलवार को हाथ में लेकर के खेलने में सक्षम नहीं है। तेरी तनिक सी असावधानी से, यानी कि तेरी तनिक सी असावधानी से इससे तेरे अंग भी कट सकते हैं। यानी कि अगर आप इसे सावधानी से नहीं लेते हैं तो इससे आपके जो अंग हैं वह भी कट जाएंगे। ठीक, तो देखिए बच्चों आपके ये 5 प्रश्न हुए। ठीक, तो अगर बच्चों आप इन 5 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो देखिए ये आपका जो पद्यांश है, ठीक, और मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि इस पद्यांश को बच्चों आप अच्छे से रिपीट करके जाइएगा। ठीक, तो अगर आप इसे अच्छे से पढ़ के जाते हैं बच्चों तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि हो सके कि आपका जो 2025 बोर्ड एग्जाम होने वाला है 24 फरवरी को, आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो बच्चों आप जितने भी प्रीवियस ईयर में यानी आपके पद्यांश आए हैं, प्रयास ये कीजिएगा कि जो 2-3 साल लगातार पूछे गए, जैसे 23, 24, 25, यानी कि जो 2-3 साल लगातार पूछे गए हैं, आप उन सभी गद्यांश और पद्यांश को अच्छे से आप तैयार करके जाइएगा। ठीक, क्योंकि हर बार बच्चों देखा जाता है कि हर बार आपके एग्जाम में रिपीटेड गद्यांश और पद्यांश ही पूछे जाते हैं। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। और बच्चों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो और अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।